everyone, I am Manisha Prajapati and I welcome you all the CA Point classes. Okay, तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और BCK का पूरा सिलेबस हम लोगों ने वन शॉट वीडियोस के थ्रू कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए वीडियोस को देखिए, क्लासेस अटेंड करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला है। और जिन लोगों ने वो वाली क्लासेस अटेंड करी होंगी वो आज बहुत ही ईजीली आपका मॉक टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका MTP 1 सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से आपका क्वेश्चन है, बताइए। करवाया हुआ है मेरे क्लास में सॉल्व। इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस, बिल्कुल सही बात है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एंड प्रैग्मेटिक इन नेचर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, बिल्कुल राइट होना चाहिए आपका ये वाला क्वेश्चन। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बताइए, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब क्लास हुई थी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका माइक्रो इकोनॉमिक में आता है। किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अंडर विच सिस्टम फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज। हमारी सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है अगर पूछा जाए तो। ठीक है, एक होता है आपका कम्युनिज्म, एक होता है आपका कैपिटलिज्म। ठीक है, तो जो कम्युनिज्म होता है, समाजवाद होता है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आपकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, और फ्रीडम नहीं होती है चॉइस की। फ्रीडम ऑफ चॉइस आपका कम्युनिज्म में नहीं होता है, लेकिन कैपिटलिज्म यानी जो आपका पूंजीवाद है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर लीड करता है आपकी इकोनॉमी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए आप लोगों के। जिन लोगों ने क्लासेस देखी हैं बिल्कुल वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। टैक्सेशन इन्वॉल्व विच एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बताया था आप लोगों को। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जब भी आएगा तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी लिखा मिले आपको शुड बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहां भी आपको लिखा मिले शुड बी या फिर लिखा मिले और टू बी। ठीक है, और टू बी, इसका मतलब वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हमेशा किस चीज़ की बात करता है? फेयरनेस की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज वी आर ड्रॉइंग अ सप्लाई कर्व ऑफ अ फार्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा ये पूछा है आप लोगों से। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इनपुट, वेदर कंडीशंस, टेक्नोलॉजी या फिर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। बताइए, प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं। ठीक है, तो प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लासेस में सब कुछ समझा चुकी हूँ मैं। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड करी होंगी बहुत ही इजीली जो है वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर पा रहे होंगे। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई कमोडिटी है उसकी प्राइस फॉल हो रही है यानी गिर रही है। वेयर एवरीथिंग एल्स इज हेल्ड कांस्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा दुनिया में, सिर्फ प्राइस ड्रॉप हो रही है किसी चीज़ की, तो क्या होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर नहीं पे पढ़ रखा है तो भी आप क्वेश्चन राइट कर देंगे। अगर कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस ड्रॉप होगी तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि एन इंक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर गिवन गुड्स द एंजल कर्व, डबल स्टार लगाइए आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंजल कर्व इज, देखिए एंजल कर्व क्या होता है? वह कर्व जो आपका कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में जो रिलेशन बताता है कर्व, उसको बोलते हैं हम एंजल कर्व। अब किसके लिए पूछा है? गिवन गुड्स के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि गिवन गुड्स जो होती हैं एक तरीके से इंफीरियर गुड्स होती हैं, घटिया वस्तुएं जिनको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ जाती है
किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो वो सारी वस्तुएं, वो सारी कमोडिटीज़ मैंने बताया था जो उसकी नज़र में इन्फीरियर हैं, वो उसकी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा और शिफ्ट हो जाएगा सुपीरियर की तरफ। ठीक भाई, जो चीज़ें उसकी नज़र में इन्फीरियर हैं उसकी वो डिमांड कम कर देगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है और शिफ्ट हो जाएगा सुपीरियर की तरफ। और गिवन गुड्स जो हैं वो आपकी इन्फीरियर गुड में आती हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनकम और डिमांड के बीच में, इन्फीरियर गुड के केस में तो हो जाएगा आपका नेगेटिव स्लोप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए थ्योरी इज, थ्योरी क्या है, क्लास में बताया था मैंने, एक हाइपोथेसिस है। ठीक, कैसा हाइपोथेसिस, वैलिडेटेड, अ वैलिडेटेड हाइपोथेसिस इज कॉल्ड थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व इज, आ गया इलास्टिसिटी, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। When the demand curve is rectangular hyperbola and increase in the price of the commodity causes the total expenditure of consumer of the commodity to, समझा चुकी हूँ क्लासेस में, remain unchanged। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के राइट हुए हैं 10 क्वेश्चंस में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। A movement along a curve rather than shift in the curve, ध्यान से पढ़ो, a movement along a curve, movement हो रहा है कर्व में, rather than shift in the curve can be measured by। देखिए मूवमेंट कब होता है आपके डिमांड या सप्लाई कर्व में, जब प्राइस बढ़ती या घटती है, अगर उसकी वजह से डिमांड घटी या बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि उस डिमांड कर्व में या सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस की वजह से नहीं, जो अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से आपकी डिमांड या सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट इन द डिमांड या फिर शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अ मूवमेंट अलोंग अ कर्व रैदर देन शिफ्ट इन द कर्व, यानी कि मूवमेंट का पूछा है तो मूवमेंट कब होगा, जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वाला टॉपिक मैंने आपको क्लासेस में कवर करवाया हुआ है। ठीक है, अगर क्लासेस नहीं देखिए, देखिए, अभी भी टाइम है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, ठीक है, देखिए, बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये भी काम होता है एंटरप्रेन्योर का। फाइनेंस करता है, बिल्कुल करता है। इनोवेशन लेके आता है, बिल्कुल लेके आता है। ये तीनों ही एंटरप्रेन्योर के काम है। लेकिन आपसे पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो वो है आपका इनोवेट। ठीक है, वो क्या करता है, बिजनेस में इनोवेशन लेके आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बिहेव व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिन टू ऑपरेट। जहाँ पर भी आप लोग नाम देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि बात हो रही है आपके शॉर्ट रन की, और शॉर्ट रन में मैंने आपको ये बताया था क्लासेस में, राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझाया हुआ है। इन द शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म एट द ऑप्टिमम विल बी। शॉर्ट रन में क्या करेगा भाई, या तो अपने प्रॉफिट्स जो हैं उनको मैक्सिमाइज कर देगा या फिर अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, इफ बोथ फैक्टर प्राइजेस एंड क्वांटिटी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आपका जो एमटीपी है उसमें आपका आंसर सी दिया हुआ है, सी गलत है। ठीक है, सी गलत है, आपके एमटीपी में सी आंसर दिया हुआ है, उसको रॉन्ग कर देना। ठीक है, सी फॉर कैट गलत है, बी फॉर बॉम्बे आपका सही है। ठीक है, एमटीपी सॉल्व करने का जो सबसे राइट तरीका है वो है कि आप क्या करो, प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, और प्रिंट आउट लेके आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, अभी तो चलो कोई नहीं, हम डिजिटल पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप इस क्लास के बाद में एमटीपी का प्रिंट आउट भी ले लेना, और प्रिंट आउट से सॉल्व करना आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, इफ द मोनोपोलिस्ट incur losses in the short run, then in the long run, अगर कोई मोनोपोलिस्ट है उसको अगर शॉर्ट टाइम में लॉस हो रहा है
तो लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए ऑप्शंस दिए हैं आपको कि इट विल स्टे इन द बिजनेस, हो सकता है कि वो बिजनेस में बना रहे, हाँ हो सकता है। गो आउट द बिजनेस, मे बी पॉसिबल, भाई वो बिजनेस छोड़ दे। एंड विल ब्रेक इवन, ये भी पॉसिबल है। यानी कि एनी ऑफ द अबाउ इज पॉसिबल, तीनों ही सिचुएशन हो सकती है। भाई हो सकता है कि वो बना रहे बिजनेस को छोड़ भी दे, कुछ भी हो सकता है लॉन्ग रन में। तो एनी ऑफ द अबाउ इज पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, अ कार्टेल which is market sharing will reach the monopoly situation। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि कार्टेल क्या होता है। देखिए कार्टेल क्या होता है, कार्टेल क्या होता है आपका सेम ही तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व जो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक गैंग बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। किस पर्पज से बनाते हैं? अपनी चलाने के लिए, ठीक है। एक ग्रुप बना लिया, सेम ही बिजनेस में इन्वॉल्व फर्म्स हैं, उन्होंने अपना क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन या फिर एक गैंग बना ली ताकि वो अपनी चला सके, ठीक है। कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है, ठीक है। ये सारी अपनी मनमानी करने के लिए, चलाने के लिए क्या करते हैं, वो एक गैंग बना लेते हैं और उसी को कार्टेल बोला जाता है। आपने एक नाम सुना होगा ओपेक, ठीक है, ओपेक। तो ओपेक इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल। तो इसमें पूछा है कि एक कार्टेल जो है वो कब एक मोनोपोली सिचुएशन में पहुंच जाएगा। तो ऑलवेज व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑलवेज व्हेन द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बट हम कह सकते हैं सम टाइम, हाँ सम टाइम वो मोनोपोली, कोई भी कार्टेल है तो वो मोनोपोली की सिचुएशन में पहुंच सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको इफेक्ट बता रखा है, जैसे अभी एग्जांपल हम लेके समझ रहे हैं, आपका कोलगेट हो गया, ठीक है, कोलगेट और एक आप पेप्सोडेंट ले लो, ठीक है, पेप्सोडेंट, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल है। देयर इज अ गुड क्लोजर सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए भाई। अगर कोलगेट अवेलेबल नहीं है तो क्या आप पेप्सोडेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग देयर सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, मतलब इनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। और देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस वाइल स्विचिंग द सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो आप कोलगेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, पेप्सोडेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो अलग नहीं होना चाहिए। लगभग अगर आपको सेम ही फ्रिक्वेंसी मिल रही है, सेम ही टेस्ट लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। तो बोलेंगे ऑल ऑफ दी अबाउस, ऑल ऑफ दी अबाउ यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाइज, जहां पर भी आप टू स्केल देखो, टू स्केल इसका मतलब होता है फॉर लॉन्ग रन, एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, याद रखिए, आप लोगों को एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, आइसोक्वांट आर आल्सो कॉल्ड आइसोक्वांट, आइसो का मतलब हो गया सेम लेवल, क्वांट मतलब क्वांटिटी बोल दीजिए या फिर प्रोडक्ट बोल दीजिए, यानी कि सेम ही क्वांटिटी। तो इक्वल आइसो का मतलब होता है, ठीक है, क्वांट यानी प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया, ये भी ठीक लग रहा है। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ये भी बोलते हैं हम आइसो क्वांट को, और आईएसओ प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, यानी तीनों ही इसी के नाम है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, who describes production function as the who describes production function as the relationship between the maximum amount of output can be produced and input required to make that output। बताइए किसने दिया ये वाला स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट आपके दिया है साइमल्सन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मैं क्लासेस में समझा चुकी हूँ, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? बताया था क्लासेस में, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आपका जो एमटीपी है इसमें आपका आंसर दिया हुआ इकोनॉमिक कॉस्ट, तो ये गलत है, सही नहीं है। आपका सही जो आंसर होगा वो बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, when the average product of labor is maximize the marginal product of labor equal average price, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके,
ये वाला क्वेश्चन आप लोग डबल स्टार लगाइए, बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है और इजी है। देखिए, टाइम एलिमेंट इन द मार्केट वाज कंसीव्ड बाय, क्लासेस में भी सॉल्व करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। टाइम एलिमेंट इन द मार्केट वाज कंसीव्ड, किसने दिया था ये आइडिया? आपके अल्फ्रेड मार्शल ने। सबका सही होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट इज। देखिए, जो भी आपके मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके यूनिक होते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो या तो ज़ीरो होती है या फिर वेरी स्मॉल होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म फेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा मेरे को। डज नॉट फेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल सही बात है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन से मार्केट में होती है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन से मार्केट में बनता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल elasticity of demand in different सब मार्केट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट। ठीक है, सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, सप्लाई शेड्यूल इन अ प्योरली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, सही होना चाहिए भाई ये क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। The turning point of business cycle is predicted by, बताइए। पहले तो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। देखिए, ये आपका बिजनेस साइकिल है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया था दो होते हैं। एक तो होता है आपका पीक। ठीक है, पीक जिसको हम क्या बोलते हैं? बूम भी बोलते हैं, बूम। ठीक, एक होता है आपका ट्रफ। क्या होता है आपका? ट्रफ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिसेशन या फिर हम बोलते हैं इसको डिप्रेशन। ठीक है, तो आपका पीक और ट्रफ क्या होते हैं? आपके टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो पूछा है कि टर्निंग पॉइंट जो है बिजनेस साइकिल में कौन प्रेडिक्ट करता है? आपका लेगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर या फिर कोइंसिडेंट। तो भाई तीनों ही कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, फ्लैक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू ऑब्वियसली फ्लैक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोगों का स्कोर क्या है। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं क्लासेस में, वन शॉट वीडियोज़ के थ्रू हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने वीडियोज़ देखे हैं, ठीक है, उन लोगों को बेनिफिट भी पता चल रहा है, वो बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ओके, बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। बिटवीन, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या पूछा है कि बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जैसे मैंने अभी बात करी थी कॉलगेट और पेप्सोडेंट की, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका? इनफाइनाइटी होता है। इनफाइनाइटी ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंज आर। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की बताई थी। अगर आपका आफ्टर लिखा आया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, लेगिंग इंडिकेटर। अगर यहाँ पर लिखा होता बिफोर, तो आपका आंसर क्या हो जाता? लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा होता अलोंग विथ, तो आपका आंसर क्या होता? कंकरेंट इंडिकेटर। ठीक है, ट्रिक मैंने बताई थी आप लोगों को मतलब पता करने की। तो वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंज आर, तो आपका आंसर हो जाएगा लेगिंग इंडिकेटर। चलिए नेक्स्ट है, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन दी anticipation of business community and are affected by waves of optimism or pessimism is opined by पिगू। ठीक है, बताया था मैंने क्लासेस में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सही होना चाहिए भाई आपका। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर।
Businesses whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth is referred to as cyclical. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। सॉल्व हो रहे हैं भाई क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। The concept of price rigidity in the market is explained in which form of market? प्राइस रिजिडिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टिकी प्राइसेस बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ पे आई थी आपकी स्टिकी प्राइसेस वाली टर्म? ओलिगोपोली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज। तो जब मैंने ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके बीच में जब इंटीग्रेशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, पूरा विश्व एक परिवार। तो ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सबका सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला टॉपिक, ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बता चुकी हूँ क्लासेस में कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आपके JB से ने दिया है, सबका सही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स ड्यू टू। आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके 3 से 4 रीजन आप लोगों को दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रीजन है वो क्या दिया जाता है कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। पढ़ चुके हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन था। राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। कोई कमोडिटी है, गुड है, जिसकी प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा? रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस, इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस, इट विल नॉट चेंज और नन ऑफ दिस। सबसे पहले जब मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस बताया था तो मैंने क्या बताया था? मैंने एक एग्जांपल दिया था रसगुल्ले का, फिर से समझा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस समझा रही हूँ। डबल स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, ठीक है। आपके पापा ने आपको 300 रुपीज़ दिए, ठीक है, और बोला जा बेटा 1 किलो रसगुल्ले लेके आ, ठीक है। आप लोग शॉपकीपर के पास गए और आपने 300 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए और आपने बोला कि भैया 1 किलो जो है वो क्या दे दो? रसगुल्ले दे दो। और शॉपकीपर ने आपको 50 रुपये वापस दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि रसगुल्ले कितने रुपए किलो हैं? 250 रुपये किलो। ठीक बोल रही हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो 300 रुपये हैं ये वो मनी है जो आप पे करने के लिए राजी हैं, विलिंगनेस टू पे है। आप 300 रुपये 1 किलो रसगुल्ले के लिए खर्च करना चाहते हैं और माइनस 250 रुपये 250 रुपीज़ जो आपने एक्चुअल में स्पेंड किया। तो जितना आपका विलिंगनेस टू पे था माइनस जितना आपने एक्चुअल में पे किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक बोल रही हूँ मैं? पढ़ाया था मैंने क्लास में, सेम एग्जाम्पल देके समझाया था। तो ये बोल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मान लीजिए प्राइसेस बढ़ गए और ये 250 की जगह 270 हो गया तो आपका कंज्यूमर सरप्लस 30 रुपीज़ ही रह गया, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाने की ज़रूरत है। और कॉन्सेप्ट अगेन मैंने आप लोगों को समझा दिया है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, ठीक है, ओके, इंडिफरेंस कर्व for those two goods are straight parallel line with the constant slope along with the curve। बिल्कुल ठीक बात है, समझा दिया था मैंने। indifference curve has constant MRS, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोथ A and B will be your right answer। ऑप्शन नंबर डी will be your right answer। चलिए, बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन, ठीक है, आपका बिहेवियर ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? एक एक करके पढ़ते हैं। फेनोमेनन कंसिडर्ड, बिल्कुल ठीक बात है, फेनोमेनन पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है। और टाइम पीरियड अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबाउ, तीनों पर ही डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, व्हाट आर द मेन अजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन? देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अजम्पशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था, पढ़ चुके हैं हम लोग। देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ द आर्ट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी सही बात है, ठीक है।
Input consideration include a particular function output resulting from their utilization is a maximum level, is at the maximum level। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सारे ही assumptions हैं आपके प्रोडक्शन फंक्शन के। तो what are the main assumption function पूछा है तो तीनों ही सही हैं। तो आपका all of the above यानी कि ऑप्शन नंबर डी will be your right answer। चलिए नेक्स्ट है आपका रेशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन विच स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज 2। समझा था भाई बहुत डिटेल में क्लासेस में। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए द राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, क्या रीजन बताया था मैंने, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, इसका आंसर आपके एमसीक्यू में गलत दे रखा है, लेकिन क्लासेस मैंने आपको समझाया भी है और आपका राइट आंसर भी बी ही है कि भाई द राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज किस वजह से होता है, आपका डिसइकोनॉमीज की वजह से होता है। तो ठीक कर लेना अगर गलत दिया हुआ है तो। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये है आपकी टोटल कॉस्ट। तो इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, समझा था हमने, वापस समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट इज, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। What are the determinants of price elasticity of demand? Determinants पूछा है आपका प्राइस elasticity of demand का। तो टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक बात है, टाइट डिमांड होता है, प्राइस रेंज, यानी कि तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, इज द रिजल्ट ऑफ, कब होगी, जब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड। अब देखिए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अदर गुड होता तो वो आपका फिर कंट्रैक्शन नहीं होता, वो फिर शिफ्ट इन डिमांड का हो जाता। ठीक है, तो अगर प्राइस की वजह से आपका जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसको एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन बोलते हैं, समझाया था मैंने आपको। ठीक है, लेकिन अगर अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से मान लीजिए आपकी डिमांड या सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, तो अदर गुड्स इसलिए नहीं होगा, समझ आ गया आप लोगों को। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, जो आपकी गुड है उसी की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो आपकी कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सब लोगों का सही होना चाहिए। पता नहीं कितनी बार ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो क्लासेस में आप लोगों को कवर करवा दिया है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका। फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड इन विच मार्केट कंडीशन, सिर्फ एक ही सिचुएशन है आपकी, परफेक्ट कंपटीशन जिसमें नो वेस्टेज, परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, इफ इंक्रीजिंग रेलवे फेयर increases revenue and decreasing then the decreased revenue then the demand for the railway travel has a price elasticity of greater than 0 but less than 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। समझ रखा है हम लोगों ने। ओके, 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग कमेंट करते चलिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितना आपको समझ आ रहा है और कितना हम लोगों ने पढ़ लिया, कितना इजी लग रहा है आपको एमटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखिए, इन अ टू गुड इकोनॉमी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ अदर गुड इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे को तो ए ठीक लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज होल, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमी फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये भी ठीक नहीं लग रहा। यानी कि जो ठीक स्टेटमेंट है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडेज। ठीक है, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछा है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पहली बार ढंग से पढ़ना है। नॉट पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
तो द मनी यू स्पेंड ऑन थिएटर शो, भाई ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। मनी यू कुड हैव मेड इफ़ यू हैव स्टेड एट होम एंड वर्क, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही ऑप्शन है। मनी यू स्पेंड ऑन एयरलाइंस टिकट, ये भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ही आएगा। बट द मनी यू स्पेंड ऑन फूड, भाई आप हॉलीडे पे नहीं भी जाते तो आप खाना तो खाते ना, ठीक है, तो दिस इज नॉट इंक्लूड इन योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन तो आपका कॉमन सेंस से भी सोल्व हो जाता है ना। नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नो मैटर व्हाट आर द प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉफी की प्राइस क्या है। राम ऑलवेज स्पेंड ए टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक ऑन कॉफी, 100 रुपये खर्च करता है राम, ठीक है, कॉफ़ी पर, कोई मैटर नहीं करता क्या प्राइस है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर या उसका आउटले हमें 100 मिल गया है, यानी कि द स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट राम डिमांड फॉर कॉफ़ी इज यूनिट इलास्टिक, ठीक है, समझ आया। चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, और ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं एडिशनल यूनिट को तो कमोडिटी कॉजेस टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू इंक्रीज, नहीं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ टू इंक्रीज, नो। टोटल यूटिलिटी टू फुल, ये फुल नहीं है, ये फॉल है, ठीक है, इसको कट करके आप फॉल कर लीजिए, फॉल। टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कम इनटू बीइंग वन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कम इनटू बीइंग वन, ठीक है, तो शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन की बात चल रही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मतलब शॉर्ट रन की बात चल रही है, और शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट आपका वन फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, यानी कि देयर इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भाई ऑल फैक्टर आर वेरिएबल जब हुआ तब तो ये तो लॉन्ग रन हो गया ना, ठीक है, ये तो लॉन्ग रन हो गया, और देयर आर ओनली 2 वेरिएबल फैक्टर, तो ये भी आपका लॉन्ग रन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि देयर इज अ फिक्स फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर, तो वो आपका शॉर्ट रन यानी कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, सही होना चाहिए आपका आंसर। डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट हैज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस, या नन ऑफ अबव, ठीक है, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव या फिर नंबर ऑफ हैज़ नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, नहीं, दोनों ही ठीक नहीं है, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके मल्टीपल अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इसलिए बोला जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, आपकी डेफिनेशन ही पूछ ली आपसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म, पढ़ते हैं एक एक करके। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, as the fixed input for a firm cannot be changed in the short run and the total fixed costs are constant except when the prices of the fixed input change, भाई ये तो गलत नहीं है। total fixed continue to exist when even when production is stopped in the short run but they exist in long run even when production is not stopped, तो बिल्कुल गलत बात है ये, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। फॉल्स पूछा है तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो गलत है, फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, बहुत ही अच्छे से क्लासेस में मैंने आपको बताया था, सही होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Which among the following is an attribute of economic activity? They are driven by altruism, नहीं. They are driven by rationality, हाँ बिल्कुल ठीक बात है. rationality का मतलब हो गया दिमाग से, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो दिमाग से रिलेटेड ही तो होती हैं. और सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएशन, भाई इमोशंस की कोई मतलब जगह नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, यानी कि रेशनलिटी बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, इमोशनल रीजंस वगैरह नहीं आते आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर. चलिए, कोई एक्स मार्ट है, स्टॉक गुड्स फ्रॉम वेरियस सेलर्स. ठीक है, बहुत सारे जो सेलर्स हैं उनसे स्टॉक खरीदता है और क्या करता है, स्टोर करता है. ठीक है, और चार्ज करता है मनी, किस लिए, सेल करने के लिए और एडवर्टाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स को. तो वो क्या है, आपका इंटरमीडियरी है. ठीक है, इंटरमीडियरी, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर. विच लिमिटेड कंपनी हैज़ बिजनेस इन होटल्स. पढ़ाया था मैंने आपको FMCG और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबको आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन. तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात इजी है, तीसरी बात पढ़ाया हुआ है. बताइए, आपका आंसर हो जाएगा ITC. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर. चलिए, फॉर अ बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डेट्रीमेंटल इफ. देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेट्रीमेंटल क्या होता है. डेट्रीमेंटल का मतलब हो गया खतरनाक. ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन कब ज़्यादा खतरनाक है, जब ज़्यादा, देखो मॉडरेट हो तो वो सबसे अच्छा है. ठीक है, एक्सट्रीमली हाई हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली लो जो है, यानी कि मंदी का जो दौर होता है, मंदी, डिप्रेशन, रिसेशन, वो सबसे बेकार होता है, सबसे खतरनाक होता है. यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर. चलिए, MRTP एक्ट 1969 वाज रिप्लेस्ड बाय, क्लास में बता चुकी हूँ मैं आपको. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखने वाली बात है, कंपटीशन एक्ट. ठीक है, MRTP को किसने रिप्लेस किया, आपके कंपटीशन एक्ट 2002 ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. चलिए, रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड विद द चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सीधी सीधी डेफिनेशन पूछिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग, सब कुछ पढ़ाया जा चुका आपको क्लासेस में. परपेचुअल सक्सेशन बेनिफिट इज एंजॉयड बाय HUF. नहीं भाई, HUF नहीं करता एंजॉय, आपकी कंपनी और LLP करते हैं, यानी बोथ कंपनी एंड LLP परपेचुअल सक्सेशन बेनिफिट को एंजॉय करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर. चलिए, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग ओनली हेल्प्स टू गेट अ सेंस ऑफ मार्केट लैंडस्केप. बेसिस दिस स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब हो गया आप क्या कर रहे हैं, आपके एनवायरमेंट में जो अवेलेबल आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स हैं, यानी जो वार्निंग्स अवेलेबल हैं और जो आपके पास मौके, अवसर या फिर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको हम जब पता करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं. और उसके बाद में जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो हमारी किस चीज़ में हेल्प होती है, हम डिसीजंस ले पाते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या पॉलिसीज़ बना पाते हैं. तो इसमें बोला है कि एनवायरमेंट स्कैनिंग सिर्फ हेल्प करता है आपका टू गेट सेंस ऑफ मार्केट लैंडस्केप. तो ये बात तो ठीक नहीं है भाई, सिर्फ आपको मार्केट सेंस लेने में हेल्प नहीं करता है, वो आपकी डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो इसमें बोला गया है फॉल्स, इट हेल्प्स इन ओवरऑल डिसीजन मेकिंग या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर. चलिए, आइडेंटिफाइज द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी. ठीक है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था. ठीक है, और आपसे पूछा भी आपके MTP में कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कौन सी आपकी कंपनी है. ठीक है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इतने सारे स्टार बना के मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी भी आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो USA बेस्ड हैं. आपकी जो नेस्ले है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका स्विट्जरलैंड में है. ठीक है, ये स्विस बेस्ड कंपनी है. तो ऑप्शन नंबर सी, नेस्ले, विल बी योर राइट आंसर. गुड फूड. ठीक है, RBI, SEBI, IRDAI आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये तीनों ही जो अथॉरिटीज़ हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनाती हैं. चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. NABARD refinancing is available to all the below except which of the following. ठीक है,
तो रीजनल रूरल बैंक के लिए तो बिल्कुल माँ बाप की तरह है आपका नाबार्ड, ठीक है। स्टेट कॉर्पोरेट बैंक्स जो हैं उनको भी रीफाइनेंस करता है, कमर्शियल बैंक्स को भी रीफाइनेंस करता है, लेकिन आपका जो नाबार्ड है वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रीफाइनेंस नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। और नाबार्ड पढ़ा चुकी हूँ मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड की, ठीक है। चलिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गणपति अगरबत्ती शोज दैट द रेवेन्यू वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है ड्यूरिंग द ईयर। दिस पोजीशन इज, क्या बोलते हैं, जब आपका रेवेन्यू यानी कि जो आपकी सेल होती है वो, ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर यानी जो आपके खर्चे हो चुके हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका कौन सा पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। कितने होते हैं मैक्सिमम मेंबर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो 200 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है आपकी, प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये तो हम पढ़ चुके हैं, करता ही है भाई। टर्निंग थ्रेड्स टू फॉर्म एडवांटेज, जो भी आपके लिए वार्निंग्स है उनको एडवांटेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, बिल्कुल करता है। एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटी एंड टू टेक ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेज, बिल्कुल ठीक बात है, यानी तीनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। इनमें से 3 ऐसी कंपनीज है जो फॉरेन है, एक अपनी इंडिया बेस्ड है, तो बताइए। वॉलमार्ट इंडियन नहीं है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है। नेस्ले अभी बताया था मैंने, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। एचपी भी बाहर की कंपनी है, लेकिन आपकी जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैं ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, आपकी इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। प्राइवेटाइजेशन में नोट बी कंसेप्चुलाइज्ड इन फॉर्म ऑफ, ठीक है। 4 टर्म्स मैंने आपको बताई थी। डिवेस्टमेंट मतलब बता चुकी हूँ मैं मीनिंग डिवेस्टमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट भी समझा चुकी हूँ और डिसप्लेसमेंट भी समझा चुकी हूँ, लेकिन डेडिकेशन इज नॉट अ टर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेबी फंक्शन एज पर द बॉडी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ये तीनों होते हैं, लेकिन फिजिकल जैसा कोई भी टर्म हमारे पास में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ADR स्टैंड फॉर, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, क्लासेस में बता चुकी हूँ। सारे क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो रहे हैं कमेंट करिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को MTP सॉल्व करके, ठीक है। सब कुछ पढ़ चुके हैं हम क्लासेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है क्वेश्चन को, पहली बार ठीक से पढ़ना है। अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है ये पूछा है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इसमें बोला है कि इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि LLP जो है उसका आपका इनकॉर्पोरेशन ज़रूरी है, यानी कि गलत अगर हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ा चुकी हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। तो लेबर यूनियन आपका इंटरनल में आता है, कॉर्पोरेट कल्चर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारे वैल्यूज़, ठीक है, हमारे एथिक्स, सारे किस में आते हैं, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, कौन सी कंपनी को आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस ऑन करता है, तो भैया आपका जो गेल लिमिटेड है इसको ऑन करता है, और ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, फॉरेन ब्रांड्स वर वेलकम इन इंडिया, ठीक है, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनका हम स्वागत करते हैं इंडिया में, एंड वर ऑल्सो अलाउड टू यूज़ देयर फॉरेन ब्रांड नेम, ठीक है, वो अपने फॉरेन ब्रांड नेम के साथ में इंडिया में आ सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज यूज द फॉरेन ब्रांड नेम रिलेटेड टू,
तो भाई हमने क्या किया है, हमारी पॉलिसीज़ को लिबरल कर दिया है, इसलिए लिबरलाइजेशन आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ IRDAI एक्ट कैन IRDAI फंक्शन एंड इम्पार्ट्स इट्स ड्यूटी। ठीक है, पहली बात तो IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 14 ऑफ IRDAI एक्ट 1999 विल बी योर राइट आंसर। बिल्कुल याद रखना है इस आंसर को, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक, अ कंपनी इज सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स एसेट आर सोल्ड ऑफ पीस मील। ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, रेदर देन सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी। ठीक है, पीस मील यानी कि टुकड़ों में बेचा जा रहा है उसके एसेट को, लिक्विडेशन। ठीक है, उसके एसेट को पीस में बेचा जा रहा है, पीसेस में, और कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं आपका लिक्विडेशन। एक्विजिशन पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, ये ए है आपका, ए फर्म है, ये बी कंपनी है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आपका बायर है। ठीक है, और ये कंपनी है जो बिकने जा रही है। ठीक है, ए क्या करेगा, बी को खा जाएगा, इट्स कॉल्ड एक्विजिशन। ठीक है, मर्जर में क्या होता है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, मिलकर ए बी बन गए, या फिर मे बी सी बन गए। ठीक है, दोनों ही अस्तित्व में है, बोला जाएगा मर्जर हो रहा है। और लिक्विडेशन मैंने आपको समझा दिया कि एसेट जो है सॉल्व की जाती हैं पीस मिल, टुकड़ों में सॉल्व की जाती हैं और कैश में कन्वर्ट की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, ऑल टुगेदर ड्राइव्स BCK। ठीक, व्हाट डज इट टेल अबाउट BCK डोमेन्स। ठीक है, BCK की जब हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था तो उसमें आपका आया था। देखिए, जो आपका BCK है वो आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, इकोनॉमिक, इन सब के साथ में डील करता है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। और मल्टी डिसिप्लिनरी को हम क्या बोलते हैं, एक्लैक्टिक, यानी BCK इज एक्लैक्टिक, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, गेन फॉर वन इज अ लॉस फॉर समवन एल्स। एक को कुछ अच्छा मिल रहा है तो दूसरा कुछ लूज कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। आंसर आपका इट इज मल्टीफैसेटेड। कैसे मैडम, देखिए आपके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मॉड्यूल में कि जब कोरोना आया, ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लॉस हुआ, लेकिन जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजन प्राइम हो गया, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यानी एक सिचुएशन आई जब किसी को तो क्या मिला, गेन हुआ, किसी को तो वो सिचुएशन क्या कर गई, खुश कर गई, ठीक है, हैप्पी फेस, और किसी का चेहरा ऐसे बिल्कुल मुरझा गया, किसी के लिए बुरा हो गया, ठीक है, तो लॉस फॉर समवन, तो उसको बोला जाता है इट इज़ मल्टी फेसिएटेड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बैंक ऑफ मधुरा वाज एक्वायर्ड विच ऑफ दीज, बता चुकी हूँ क्लासेस में, ICICI बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट हैज़ अ कोर मोटिव बिहाइंड इट विच इज, तो भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। हाइएस्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI के फंक्शंस पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाना चाहिए आप लोगों का, कि प्रमोशन ऑफ बैंकों का प्रमोशन करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका सेंट्रल बैंक है, बिल्कुल करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सीधा ही पॉइंट मेंशन किया हुआ था, आपकी गवर्नमेंट का बैंकर है, बिल्कुल ठीक बात है। और फंडिंग करता है NABARD को, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कलेक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा, भाई ये हमारे RBI का काम नहीं है, और यही पूछा है कि कौन सा आपके RBI का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका डेटा कलेक्शन का काम हमारे RBI का नहीं है। हाइएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बायर जो है कितना पे कर सकता है, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म है, बताया था मैंने, बिड बोलते हैं इसको, ठीक है, आस्क, बदला, बिट्टा, सब कुछ समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है।
तो एक हाईएस्ट प्राइस जो एक बायर जो है वो खर्च कर सकता है, पे कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम बिड। ठीक है, बोली लगती है ना, वही आपका। चलिए, स्टेक होल्डर्स इंक्लूड ऑल ऑफ बिलो एक्सेप्ट। ठीक है, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनमें से एक है जो आपका स्टेक होल्डर नहीं है। तो पॉलिसी मेकर आपका स्टेक होल्डर होता है, इन्वेस्टर भी होता है, प्रमोटर्स भी होते हैं, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके स्टेक होल्डर्स में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कॉर्पोरेट प्रेशर टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव diversity in the country's workforce is an area of study of the consumer business affecting which element of the environment? Obviously demographic environment। ठीक है, क्लासेस में कवर किया था, राइट होना चाहिए। चलिए, specified areas where government supports business to enhance development and increase employment are called। ठीक है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनको आपकी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फेवर करती है, तो वो आपके होते हैं सेस, और सेस का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इन एरियाज़ को कुछ सब्सिडीज़ वगैरह भी मिलती रहती है, यानी आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, थोड़ा सा इन एरियाज़ को फेवर कर रही है, तो सेज आप यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी योर राइट आंसर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका जीएसटी इज अ फॉर्म ऑफ, ऑब्वियसली पॉलिसी रिफॉर्म है, कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट कैटर टू। ठीक है, तो सेबी किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके इन्वेस्टर के लिए उत्तरदायी है, आपके जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए, और जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तीनों पढ़े थे हम लोगों ने डिटेल से, लेकिन गवर्नमेंट वाला जो ऑप्शन है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो यही पूछा है कि डज नॉट कैटर, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक, टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड। ठीक है, टोकन मनी, ठीक है, ये ज़्यादातर आपका जो रियल इस्टेट है इसमें काम में आता है, आपका जो रियल इस्टेट है इसमें काम आता है आपका टोकन मनी, इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नाम सुना होगा ना टोकन मनी का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ BCK। ठीक है, मतलब कौन सी टर्म हमारी BCK में नहीं आती है। भाई अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी इस क्वेश्चन को तो आंसर कर दो, कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। B2B पता है, B2C भी पता है, 24/7, ठीक है, यानी एनी टाइम अवेलेबल। ठीक है, Y2Z कुछ नहीं होता, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, बियर्स आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैव एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, दो बताए थे मैंने आपको, एक तो मैंने आपको बताया था बियर, ठीक है, भालू, और एक मैंने आपको बताया था बुल। ठीक है, तो बियर वो बंदे होते हैं शेयर मार्केट में जो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट जो है ना वो नीचे आएगा। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। ठीक है, और बुल्स आपके हमेशा क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, यानी आशावादी होते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, बियर के बारे में पूछा है, तो बियर जो होता है वो आपका पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी होता है, हमेशा यही सोचता है कि मार्केट आपका गिरेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अगेन आपको पढ़ाया था डेलीगेशन, ठीक है, डिवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। In the first 4 decades post independence, for fueling the industrial development and special purpose financial institutions were created. These institutions were called obviously development banks. ठीक है, तो आपका MTP1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जिन लोगों ने वन शॉट वाली सीरीज़ को फॉलो किया होगा बहुत ही आसानी से इन लोगों ने MTP सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं जाइए प्लीज़ आप क्लासेस को देखिए, आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए CA पॉइंट क्लासेस के साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।